हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार आप ओके लिखिए, और आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए। लेक्चर स्टार्ट करें और एक दो छोटी चीजें जिसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बेटा आपको बताते हैं। जरा फटाफट से बताइए, आपको साउंड आ रही है मेरी? जल्दी करिए बेटा। देखो, गुरु पूर्णिमा के टाइम पर विश करने से अच्छा बातें सुन लो और ट्राई ज्यादा करो मेरी, है ना। विश तो मत करो पर ट्राई करो। आवाज आ रही है मुझे, ऐसा लग रहा है? ठीक है बेटा, एक टीचर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि जो वो चीजें करा रहे हैं, जो वो पढ़ाते हैं, बच्चे उसे अच्छे से सुने और उस पर मतलब एक्ट करके अपने को सक्सेसफुल कर सके। इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं होता ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सही। ठीक है, एक दो चीज मेरे को डिस्कस करनी है। आपका संडे को टेस्ट है, ठीक है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल तैयार करेंगे। वन शॉट रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि मेरे कुछ लेक्चर्स बड़े में हैं, तो मैं उसको करके दूंगा आपको। पर प्लीज आप बाकी का सारा काम करिए, डीपीपी रिवाइज करिए, अपना सब कुछ जो भी है उसको रिवाइज करिए, वो मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, क्लियर? हाँ, एक कंबाइंड डीपीपी दे देता हूं पूरे चैप्टर की, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की। कल वाले लेक्चर के साथ एक कंबाइंड डीपीपी दे दूंगा। एग्जाम से पहले उसको सॉल्व कर लेना, वो अच्छा फायदा करेगी आपको। सॉल्व क्यों कर लेना? क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट चेक कर देगी, ये कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन में एक बार चेक कर रहा हूं बेटा, उसके जो आंसर की के एक दो क्वेश्चंस गलत है उसको चेक कर रहा हूं। वन शॉट बेटा अराउंड 3 आवर्स से कम तो नहीं बनेगा ना, 3 घंटा चाहिए उसके लिए कम से कम। ठीक है, कंबाइन आपको वर्कशीट दे देते हैं, जिसे हम कॉन्सेप्ट वर्कशीट का नाम देंगे, वो दे सकते हैं। चलिए आगे फटाफट से। अच्छा, आपके उसकी चैप्टर की 2 डीपीपी मिली है, जिसमें क्वेश्चन से आपने सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा मैं एक बार आंसर की चेक कर लूंगा, है ना। स्टार्ट कर लें फटाफट से एक बार। देखो हमने लास्ट क्या पढ़ा था, मैं एक बार वर्बली रिवाइज कर देता हूं, देखो आपको पता चलता है कि नहीं। देखो हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा बेटा, लास्ट क्लास में सबसे आप पढ़ाई स्टार्ट तो करो, फिर बात करते हैं। देखो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सबसे पहले बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट क्लास जो पढ़ी थी, हमने आपको बताया था कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बेसिकली पढ़ना है। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों में चार्ज नेगेटिव होता है ड्यू टू फॉस्फेट। फिर मैंने आपको ये बोला था कि डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर दो चेन और सिंगल चेन का होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड में दो चेन है और उसके अंदर बेटा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हर एक चेन में एक न्यूक्लियोटाइड मतलब कि चेन मतलब न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड तीन चीज का बना है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। शुगर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होती है, और नाइट्रोजनस बेस 5 टाइप के होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन है। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन क्या है? पायरिमिडीन है। क्लियर? आपको बोला था एडेनिन 6 अमीनो प्यूरिन, गुआनिन 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, और साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन में यूरेसिल आपको बता दिया था पायरिमिडीन है, 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन। फोर्थ पर एमिनेशन करेंगे तो साइटोसिन आएगा, और फिफ्थ पर मिथाइलेशन करेंगे तो थाइमिन आएगा। फिर हम जब नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हैं शुगर से तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। प्यूरिन जोड़ते वक्त N9 और C1 के बीच में बॉन्ड बनता है, और पायरिमिडीन जोड़ते वक्त N1 और C1 के बीच में बॉन्ड बनता है। हमारे पास एडेनिन का बना हुआ न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन है, गुआनिन का बना हुआ गुआनोसिन, साइटोसिन का साइटिडीन, यूरेसिल का यूरिडीन और थाइमिन का थाइमिडीन। थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड होता है। अगर आप क्या करोगे, डीएनए यूज करो, सॉरी राइबोज यूज करोगे तो सिंपल वर्ड यूज करेंगे, जैसे थाइमिडीन, सॉरी यूरिडीन, साइटिडीन। लेकिन अगर आप डीऑक्सीराइबोज यूज करोगे तो क्या डीऑक्सीराइबोज गुआनोसिन ऐसा वर्ड यूज करेंगे। फिर हम एक फॉस्फेट जोड़ते हैं। एक फॉस्फेट जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, याद करो। हम बोलते हैं कि हमने कौन सा बॉन्ड बनाया, फॉस्फोईस्टर। बाकी दो जोड़े फॉस्फोएनाइड्राइड। उसके बाद मैंने क्या किया था बेटा, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा था। जुड़ने आता है ट्राइफॉस्फेट पर जुड़ता मोनोफॉस्फेट, मतलब हम ट्राइफॉस्फेट लाते हैं जोड़ने के लिए, लेकिन दो फॉस्फेट हटा देते हैं तो जुड़ता क्या है, मोनोफॉस्फेट जुड़ता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। उसे हमने कहा था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जब हम चेन बनाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर मेरे पास 20 न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 19 होंगे, 19 होंगे। ये चीज हमने डिस्कस करी है, ठीक हो गई बात। उसके बाद क्या हुआ था बेटा, हमने कहा था यार दो चेन है, उन दो चेन को अगर हम सामने लाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड बोलोगे तो पाप लगेगा। दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने जब स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था तो आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ डीएनए किसने करी। हमारे एक साइंटिस्ट थे 1869 में, उन्होंने मिशर नाम था, उन्होंने डीएनए निकाला, उसे न्यूक्लिन बोला। फिर कुछ साइंटिस्ट थे विल्किन और फ्रैंकलिन, उन्होंने एक्सरे डालकर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा। और फिर चार्गाफ ने केमिकल एनालिसिस की। चार्गाफ ने जो रूल दिया उसे हम कहते हैं A/T=G/C=1। और हमने कहा था कि चार्गाफ का रूल क्या बताता है कि किसी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में ए और टी का अमाउंट सेम होता है, जी और सी का अमाउंट सेम होता है। उसके बाद हमने आपको बताया वाटसन क्रिक का मॉडल आया 1953 में, जिसका सेलिएंट फीचर हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। हमने कहा था मेन पॉइंट वाटसन क्रिक मॉडल का क्या था, बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग ये बताती है कि अगर आपको एक चेन का सीक्वेंस पता है, आप दूसरे चेन का सीक्वेंस बता सकते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा बेटा, फर्स्ट आपने डिस्क्राइब किया जो पहला वो था, पहला बोला था दोनों चेन एंटी पैरेलल, मतलब दोनों चेन जो होती है वो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन की बनी हुई है ना। फिर वो एंटी पैरेलल, सेकंड पॉइंट में एंटी पैरेलल की बात की। थर्ड में आपने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फोर्थ में आपने बोला राइट हैंडेड कॉइल होता है और एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं और उसका पिच होता है 3.4 नैनोमीटर। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस आता है 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। ये हम बात कर रहे हैं बी टाइप के डीएनए की। उसके बाद हमने बोला कि बेस पेयर की क्या होती है, स्टैकिंग होती है। स्टैकिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्टेबिलिटी लाता है। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट क्रिक ने 1957 में, ईयर नहीं दे रखा इसका पर एनसीईआरटी ने, एक सेंट्रल डोगमा दिया जिसने बताया कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसके कुछ साल के बाद डिस्कवर हुई, जिससे ये पता चला कि कुछ वायरस में ट्रांसक्रिप्शन से रिवर्स करके हम क्या बना सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं। ये हमने डिस्कस करा था। अब मैं जा रहा हूं आपको ये सिखाने कि डीएनए को पैक कैसे करते हैं, मतलब डीएनए को कैसे पैक करते हैं, यहां तक क्लियर तो बताओ। और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट करी थी या एक ऑर्डर दिया था कि आप प्लीज एक बार केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल वाले में से न्यूक्लिक एसिड रीड कर लेना। करा आप लोगों में से? किया बेटा? हां करा था, नहीं किया? बताओ जल्दी से, मुझे बता दो फिर आगे चले फास्ट। हैंड रिटन नोट्स नॉट क्लियर, मेरे को फिर संडे तक का टाइम दो, मैं दूसरे दूंगा आपको। किया? कुछ समझ आएगा बेटा, वहां से पढ़ोगे तो आ जाएगा। जिन्होंने नहीं किया कर लेना यार, मतलब आपके सिलेबस का हिस्सा है ना वो। मैंने जो कहा था आप मान लेना उसको, करा करो ना बेटा। जो काम कहता हूं करते नहीं हो फिर कैसे होगा? जो आपको पढ़ाई सारी जगह काम आ जाएगा तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, कर लोगे कहने से, अब कर लेना। चलो अब हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है क्लियर। अब बेटा दो एक ऑप्शन ये, हैंड रिटन को दोबारा लिखूं मैं खुद से, वो समय क्या है, वो थोड़ा उसको फोटो खींचने में उसका गड़बड़ आ रहा है तो मैं दोबारा लिखता हूं, और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, प्लीज करना उसको ना। चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं। हम आज का गोल जो है बेटा हमारे पास पैकेजिंग ऑफ डीएनए, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे इस पे डिस्कशन करना है हमने। अब हम बात कर रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है क्लियर। पैकेजिंग ऑफ डीएनए कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं जो बताना चाह रहा हूं बेटा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए का क्या मतलब है, मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा और आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब बिना बात करें आप ध्यान से मेरी सारी बात सुनेंगे, ठीक है क्लियर है? हाँ ठीक है, अब सुन लो ध्यान से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि आपने कभी मेरी बात सुना ध्यान से, मैं आपको कुछ कुछ डाटा बता रहा हूं और आप देखना कि आप इस चीज को कैसे सोच पा रहे हो। ठीक है, आपको क्या कैसे सोचना है वो आपको मैं डाटा के थ्रू आपको सोचने में हेल्प कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मेरे पास क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास क्या होता है, ह्यूमन का जो डिप्लॉयड सेल होता है, डिप्लॉयड ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल, जैसे कि आप क्या स्किन सेल की बात कर रहा हूं, उसमें मेरे पास 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर डीएनए होता है। ये इतने बेस पेयर होते हैं, बीपी का मतलब होता है बेस पेयर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दूं 0.34 नैनोमीटर से, मुझे लेंथ ऑब्टेन हो जाएगी। मैं क्या ऑब्टेन कर लूंगा, लेंथ ऑब्टेन कर लूंगा। अगर मैं बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे लेंथ मिल जाती है। तो मैंने कहा कि ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में इतने बेस पेयर होते हैं, आप इसको 0.34 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको लेंथ मिल जाएगी। तो जो लेंथ मिली वो मिली मुझे 2.2 मीटर। ठीक है, अच्छा अगर मैं हैप्लॉइड सेल की बात करता हूं, हैप्लॉइड सेल की बात करता हूं, तो मेरे पास वही आएगा 3.3, इसका हाफ कर देंगे सीधे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर, या मीटर नहीं बेटा, नैनोमीटर करेंगे इसको, 0.34 नैनोमीटर करेंगे, है ना, नैनोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको निकालूं तो यहां पर आएगा 1.1 मीटर। ठीक है, ये लेंथ आ गई। दिस इज लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ वन सेल। ये लेंथ है डीएनए आपके स्किन सेल का, मान लो ऑफ वन सेल, एक सेल के डीएनए की लेंथ दे रखी है 2.2 मीटर। अब बहुत ध्यान से फोकस करके सुनना है मेरी बात को। आपको मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल दे रखा है, दिस इज वन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, उसका डीएनए, उसके न्यूक्लियस का साइज, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस का साइज, इसके न्यूक्लियस का साइज मेरे पास 10 की पावर -6 मीटर है, या आप देख लो 10 की पावर -6 मीटर न्यूक्लियस का साइज है। और आपको इसमें क्या रखना है, आपको इसमें इफ वी वांट टू कीप या वांट टू कीप ही कर लेते हैं, कीप डीएनए ऑफ लेंथ 2.2 मीटर इन 10 की पावर -6 मीटर न्यूक्लियस में, मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। मैं आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि मान लो डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर है, जो यहां से लेकर बोर्ड के पूरे लास्ट तक होगी या उससे भी ज्यादा होगी। उतने बड़े डीएनए को अगर आपको एक इतने छोटे से साइज के न्यूक्लियस में रखना है जिसकी लेंथ है 10 की पावर -6 मीटर, तो आपको डीएनए को मोड़ना, फोल्ड करना पड़ेगा, जिसे आप कहोगे पैकेजिंग करनी पड़ेगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, डीएनए की आपको क्या करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसे क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। ये सब सोचने वाली बात है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए का कांसेप्ट ये है कि नॉर्मली डीएनए की जो लेंथ होती है हमें उससे कम में उसे रखना पड़ता है, तो मैं डीएनए को पैक करके रख देता हूं। ठीक है, इसे हम पैकेजिंग कहते हैं। अब सवाल यहां पर दो हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहला सवाल ये है, क्या हम डीएनए को सिंपल उलझा के ऐसे रख दें? इसका आंसर ये है कि जब कभी आपने पतंग उड़ाई हो बेटा, काइट फ्लाई करी हो, तो आपने ये देखा है कि जो धागे से पतंग उड़ाते हैं उसको किसी चीज पे लपेटते हैं। फायदा ये होता है कि मैं अगर उसको उतार के सीधे धागे को ऐसे रख दूं तो अगली बार वो उलझ जाएगा। तो मुझे क्या करना होता है, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लपेट के रखना होता है ऐसे, ताकि मैं उसको दोबारा यूज कर सकूं। सेम इज फॉर डीएनए। डीएनए को अगर मुझे सिर्फ रख दूं ऐसे फोल्ड करके, तो फिर आगे यूज कैसे होगा? तो उसको एक ऑर्डर वे में मुझे पैक करना पड़ता है, जिसे हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए कह रहे हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब है कि डीएनए को कंडेंस फॉर्म में रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उसे दोबारा से खोल सकूं। अब ये कब जरूरत पड़ने वाली है वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले पैकेजिंग वर्ड का मतलब समझ लो। तो पैकेजिंग शब्द का मतलब है, आप समझे ध्यान से, पैकेजिंग वर्ड का मतलब है, पैकेजिंग का मतलब है वी नीड टू कीप डीएनए इन लेस स्पेस, सो ऑर्डर्ड फोल्डिंग चाहिए। ऑर्डर्ड फोल्डिंग का मतलब प्रॉपर वे में फोल्डिंग चाहिए उसकी। ठीक है, मुझे ऑर्डर्ड वे में उसकी क्या करनी पड़ेगी, फोल्डिंग करनी पड़ेगी। दूसरी कहानी बेटा, दूसरी कहानी में आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो अगर आप कभी सेल साइकिल बनाते हो ऐसे, ये सेल साइकिल ऐसे आप बनाते हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं सेल साइकिल बनाता हूं ऐसे और उसमें डिफरेंट फेजेस बनाता हूं। ठीक है, G1 S G2 ये मेरे पास फेजेस है। ठीक है, सेल साइकिल बनाकर मैंने फेजेस बना दिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में यहां दिखता है, यहां डीएनए किस रूप में दिखता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में। बाकी जगह डीएनए मुझे इस धागे के रूप में दिखता है जिसे आप क्रोमेटिन कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, क्रोमेटिन कहते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सेल में डीएनए कभी भी खुला हुआ नहीं मिलेगा आपको, हमेशा वो कंडेंस फॉर्म में मिलेगा, जिसे आप क्रोमेटिन कहते हो। क्या कहते हो, क्रोमेटिन कहते हो। समझो इस बात को, ये क्रोमेटिन है। यहां भी आपको डीएनए किस रूप में मिलेगा, क्रोमेटिन की फॉर्म में। यहां भी डीएनए किस रूप में मिलेगा, क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमोसोम इज द मोस्ट कंडेंस फॉर्म, क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म है, और वो सिर्फ आपको किसमें दिखेगी, एम फेज में। बाकी के सारे फेजेस में आपको क्रोमेटिन दिखता है। अब जिसको नहीं पता ये फेजेस, तो एक बार मेरे कहने से पेज सीरीज के सेल साइकिल वाले लेक्चर को देखेंगे, या मैंने भी आपको उम्मीद में भी तो पढ़ाया, वहां भी बात कर सकते हैं। तो डीएनए क्रोमोसोम के रूप में एम फेज में दिखता है, G1 S और G2 में क्रोमेटिन के रूप में दिखता है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये डीएनए, क्योंकि देखो आप एक चीज समझो, ये न्यूक्लियस का साइज सिर्फ 10 की पावर -6 मीटर है और डीएनए की लेंथ 2 मीटर है। क्या मैं डीएनए को बिल्कुल ही कभी नहीं खोलूंगा, या मुझे कभी जरूरत पड़ती है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि देखो, डीएनए जब पूरा खोल दोगे तो 2.2 मीटर, उतनी तो जगह ही नहीं है। जगह टोटल कितनी है, 10 की पावर -6 मीटर है। इसमें डीएनए आपने फोल्ड करके किस फॉर्म में रखा हुआ है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। तो क्या डीएनए को आपको खोलना पड़ेगा? मैं कहता हूं डीएनए रेप्लिकेशन जब करते हैं तो डीएनए को खोलना पड़ता है, पर जगह ही नहीं है खोलने की, फिर कैसे खोलोगे? सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पे कुछ चीजें बता रहा हूं आपको कि डीएनए को हमें कम जगह में फोल्ड करके रखना है। तो पहले फोल्ड करके हम किस रूप में रखते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में। जब हम और ज्यादा फोल्ड करते हैं तो क्रोमोसोम बनता है। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं, क्या हम डीएनए को कभी खोल पाएंगे? मतलब मेरा सवाल ये है यहां से पे आपसे कि क्या हम डीएनए को, ये देखेंगे ध्यान से बेटा, दिस इज डीएनए। एक्चुअल में डीएनए ऐसे फोल्डेड फॉर्म में मिलता है जिसे आप क्रोमेटिन कह रहे हो, और जरूरत पड़ने पर वो डीएनए से हम क्रोमोसोम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या कभी डीएनए आपको इस रूप में मिलेगा? क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं न्यूक्लियस में। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, कभी आप किसी ऐसी शॉप पे गए हो जहां पर आपको साड़ी दिखाते हैं, मतलब वो साड़ी के डिजाइन वगैरह दिखाते हैं। साड़ी जो होती है, साड़ी बेटा, साड़ी जो मतलब फीमेल्स पहनती है साड़ी, वो साड़ी जो होती है वो बहुत लंबी होती है। लेकिन कभी शॉपकीपर अगर आपको दिखाएगा, या कभी देखा हो आपने, तो क्या करता है, थोड़ा सा खोल के दिखाता है। जब इस पार्ट को क्लोज करता है तो दूसरा पार्ट दिखाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मुझे कभी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को खोलने की जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा खोलूंगा, जब उसको बंद करूंगा तब दूसरा खोलूंगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा नहीं होता कि डीएनए को कभी खोलते नहीं है, खोलते हैं, पर कैसे खोलेंगे? थोड़ा सा डीएनए ओपन करेंगे, फिर डीएनए क्लोज करेंगे, फिर दूसरे वाला ओपन करेंगे। ऐसे करते करते हम डीएनए रेप्लिकेशन जैसा काम कर पाते हैं। कभी भी पूरा डीएनए एक साथ नहीं खोल सकते सेल में, न्यूक्लियस में, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो हमें यहां पर यह सीखना है कि डीएनए को कैसे एकदम सिंपल लेवल से लेकर क्रोमोसोम तक पैक करना है, ये सीखना है मुझे। कैसे करेंगे ये पूरा प्रोसेस सीखेंगे हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए के टॉपिक में। पर आपके दिमाग में बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि डीएनए को पैकिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एम फेज में डिवाइड करने के लिए उसको पैक करना है, नॉर्मली क्रोमेटिन की फॉर्म में पैक करना है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे खोलना है और फिर से पैक करना है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि डीएनए को सबसे खुले हुए लेवल से लेकर क्रोमोसोम के लेवल तक लाना होता है। यहां तक क्लियर है बात? बोलो बेटा, क्लियर?
आ गया समझ बेटा? क्लियर है ये बात? ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको आज एक टॉपिक सीखना है जिसमें डीएनए को हम ये समझ रहे कंडेंस फॉर्म में रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको बंद करना, डीएनए को खोलना भी है। क्लियर? ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं हम क्या बात कर रहे हैं यहां पे। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इज क्वेश्चन ये है, इज पैकेजिंग, अब यहां पे बात करते हैं, पैकेजिंग ऑल्सो अकर इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहला सवाल है, क्या पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में भी होती है? समझ रहे हो आप ध्यान से? क्या ये पैकिंग प्रोकैरियोट्स में भी होती है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस नहीं है। हम इसके लिए कुछ डाटा बताते हैं। देखो, बैक्टीरिया का डीएनए हमारे पास क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया का डीएनए समझना ध्यान से। हम बैक्टीरिया के लिए लिख रहे हैं कि मान लो हमारे पास 6.6 × 10⁶ बेस पेयर, या 3.6 ले लेते हैं। चलो 3.6 × 10⁶ बेस पेयर मान लो, इकोलाई का है, मान लो इकोलाई का है। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 0.34 नैनोमीटर से, मेरे पास जो आ गया 1.34 मिलीमीटर लेंथ का डीएनए आ गया। ठीक है, इतनी लेंथ का डीएनए आ गया। अब होता यह है कि आपको यह समझना है कि मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है, ध्यान से देखना बेटा, मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है, दिस इज सेल ऑफ बैक्टीरिया, मान लेते हैं बैक्टीरिया का सेल है। डीएनए यहां पर है ऐसे विदाउट न्यूक्लियस होता है, तो डीएनए इज विदाउट मेम्ब्रेन। डीएनए क्या होता है? बिना मेम्ब्रेन के होता है, विदाउट मेम्ब्रेन, बट इट इज नॉट स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। इट इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे फैला हुआ है। इट इज ऑल्सो पैक्ड, इसकी भी पैकिंग होती है। इसको भी क्या करते हैं? इट इज ऑल्सो पैकेज्ड, इट इज ऑल्सो पैकेज्ड, इसको भी पैक किया जाता है। और जिस रीजन में किया जाता है उस रीजन का नाम है न्यूक्लियोइड। उस रीजन का क्या नाम है? न्यूक्लियोइड नाम है बेटा। आप समझो ध्यान से। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं आपको कि बैक्टीरिया के अंदर भी क्या पैकेजिंग होती है। देखो, बैक्टीरिया के सेल की लेंथ मान लेते हैं 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर छोटी यूनिट है इससे, मिलीमीटर से। तो इतने बड़े डीएनए को ध्यान सुनो, इतने बड़े डीएनए को अगर मुझे कम जगह में रखना है तो इसे भी पैक करना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने बताया कि डीएनए विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया का। क्या वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ होता है? हम कहते नहीं, पूरी तरीके से बिखरा हुआ नहीं है। ठीक है, वो डीएनए भी पैक होता है। उस रीजन को जहां वो पैक डीएनए पड़ा हुआ है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं कि डीएनए पैक फॉर्म में वहां है। दूसरा, डीएनए की पैकिंग कैसी होती है? ध्यान सुनेंगे बेटा, डीएनए की क्या होती है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए कैसे होती है? अकर डीएनए की पैकिंग कैसे होती है? अकर विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक प्रोटीन। बेसिक मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक प्रोटीन, जिसमें डीएनए एनसीईआरटी कहती है कि देखो डीएनए की पैकिंग कैसे होगी, कोई ना कोई बेसिक प्रोटीन होती है। पहले हम नाम लिखवाते थे उसका, हम कहते थे पॉलीअमीन्स, उन प्रोटीन्स का नाम लिखवाते थे, चाहो करो चाहे छोड़ दो। तो आपको ये समझना है कि एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए ऐसे लार्ज लूप्स बनाता है, किसके साथ? बेसिक प्रोटीन के साथ। तो डीएनए ने क्या किया? बेसिक प्रोटीन की मदद से, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए अकर विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक प्रोटीन, जिसमें डीएनए क्या फॉर्म करता है? डीएनए फॉर्म लार्ज लूप्स, डीएनए फॉर्म लार्ज लूप्स, बड़े बड़े लूप्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ये प्रोकैरियोट की पैकेजिंग है। ये किसकी पैकेजिंग है? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। अब ये बेसिक प्रोटीन कौन सी है मैं नाम लिख देता हूं भले, पर आपके सिलेबस में ऐसा पूछेगा नहीं। वो बेसिक प्रोटीन का नाम है पॉलीअमीन। बेसिक प्रोटीन का नाम है पॉलीअमीन। तो सबसे पहले मैंने आपको बैक्टीरिया के अंदर का बता दिया, भाई वहां भी पैकिंग होती है, क्योंकि साइज ऑफ डीएनए, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए से क्या है? बड़ा है, पैकिंग करनी पड़ेगी। और पैकिंग कैसे होती है? यहां भी बेसिक प्रोटीन होती है। बेसिक प्रोटीन मतलब जिसपे चार्ज पॉजिटिव है। इस बेसिक प्रोटीन के साथ हम पैकिंग करते हैं, और पैकिंग में डीएनए ऐसे लार्ज लूप्स बना लेता है, और वो लार्ज लूप्स बना रहा है, और उस रीजन को हम क्या नाम दे रहे हैं? दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। इसे ही हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। क्लियर हो गई बात? सही है? अरे 1.36 कर लेना भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? इसको 1.36 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन इज नॉट बेटा, मेरे लिए नहीं है ये चीजें, ये आपके लिए। अभी नॉन स्टोन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें स्टोन होती नहीं है। ठीक है, इनमें स्टोन नहीं होती। ठीक है, उस पे आ रहे हैं, स्टोन पे आ रहे हैं, स्टोन यूकेरियोट्स में होती है, अभी आ रहे हैं उस पे। माइटोकॉन्ड्रिया में सेम होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, जिस दिन आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए और हमें इस तरह के मैसेजेस मिले कि सर आपने पढ़ाया था, आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है, वही रियल गुरु पूर्णिमा होती है हमारे लिए। जेन्युइन बता रहा हूं मैं ये चीज, हम क्योंकि डेली दिन रात हम लोग भी काम कर रहे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आप जब ये सक्सेस हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा चीज रहेगा। सच में बताइए, ठीक है? क्लियर? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। यार रिपीट कैसे करें बताओ, रिपीट कैसे करें इसे? रिपीट क्या करें इसमें? मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार रिपीट करता हूं, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि देखो भाई, डीएनए की लेंथ, लंबाई, टोटल सेल की लंबाई से काफी बड़ी होती है। और डीएनए को कहां रखा जाता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻⁶ मीटर है, और डीएनए 2.2 मीटर का है। उतने बड़े डीएनए को कम जगह में रखना पड़ेगा। सेम कहानी बैक्टीरिया के साथ है। बैक्टीरिया के सेल का आकार जो है वो म्यू मीटर में होता है, माइक्रोमीटर में, और मेरे पास डीएनए की लेंथ मिलीमीटर में आ रही है, तो कम जगह में रखते हैं। डीएनए पर चार्ज, आवेश हमारे पास नेगेटिव चार्ज का होता है, और मेरे पास बेसिक प्रोटीन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उनकी मदद से उसे कम जगह में रखा जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन का नाम पॉलीअमीन है, एक्स्ट्रा डाटा है, एनसीईआरटी में नहीं है। और उसको हम जब रखते हैं तो डीएनए से लार्ज लूप बनाता है। इतनी बात हमें याद रखनी है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऐसा होगा। बीपी का मतलब बेस पेयर बेटा, ठीक है? क्लियर? महामक्कार वाला केक। चलो अब देखो जरा पैकेजिंग की बात करते हैं यूकेरियोट्स में। पैकेजिंग हम यूकेरियोट्स में बात करते हैं, ठीक है? पैकेजिंग इन यूकेरियोट्स में बात करते हैं। क्लियर? ठीक, चलो आओ जल्दी से आओ। देखो बेटा, डीएनए सर्कुलर है, ठीक है? पैकेजिंग इन यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मैंने ये सेल साइकिल बनाई है ऐसे, ठीक है? ये मैंने सेल साइकिल बना दी, ठीक? यहां पर ये मेरे पास फेजेस हैं, एम है, G1 है, S है, G2 है, ठीक है? ये सेल साइकिल बना दी। मेरे पास क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास क्या होता है कि एम फेज में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, और वो भी मोस्ट कंडेंस कब होगा उसकी हम बात करेंगे। मोस्ट कंडेंस होता है मोस्ट कंडेंस होता है मेटाफेज में। एम फेज के अंदर मेटाफेज होता है, वो सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? कंडेंस फॉर्म होती है। आ रहा हूं क्रोमेटिड पे, आ रहा हूं भाई, शांति रखो, ठीक है? अब आ जाओ जरा G1 S और G2 की बात करेंगे हम लोग। ध्यान सुनिए बेटा, G1 S और G2 की बात करेंगे। इसमें डीएनए हमें किस रूप में मिलता है? G1 S और G2 में डीएनए मुझे क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलता है।
किस फॉर्म में मिलता है? क्रोमेटिन। हमें इस क्रोमेटिन के बारे में जानना है, ठीक है, क्लियर है? तो मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, पहले समझना इसको। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि व्हेन सेल रिक्वायर, व्हेन सेल नीड, हम क्या करते हैं, सम डीएनए, थोड़ा सा डीएनए, सम डीएनए इज ओपनड, कुछ डीएनए को हम खोल लेते हैं सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज इन एस फेज। कब करना पड़ता है? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। तो जब मैं डीएनए रेप्लिकेशन करता हूं तो डीएनए मुझे खोलना पड़ सकता है। और इन G1 एंड G2 जब मुझे उससे प्रोटीन बनानी है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो जब मुझे नीड पड़ेगी तो डीएनए को खोलना पड़ सकता है और फिर दोबारा हम बंद भी कर लेते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एम फेज में क्रोमोसोम दिखता है, G1S और G2 में क्रोमेटिन दिखता है। तो जरा ये कहानी देखो, आपके पास ये डीएनए है, आप इस डीएनए को पैक करते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन को और कंडेंस करते हैं, ऐसे और ज्यादा कंडेंस करते हैं, और ज्यादा कंडेंस करके आप इसको कन्वर्ट कर ले जाते हैं किसमें? इसमें, इस स्ट्रक्चर में, ऐसे इस स्ट्रक्चर में कंडेंस कर ले जाते हैं। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है जिसको आप क्रोमोसोम कह रहे हो, ये बना लेते हैं आप इससे। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज डीएनए, ये डीएनए है, इसको कंडेंस करके आपने क्रोमेटिन बनाया। तो जो थोड़ा कम कंडेंस होता है इसको यू क्रोमेटिन कहते हैं। यू क्रोमेटिन का मतलब है थोड़ा कम कंडेंस है, क्रोमेटिन कंडेंस का मतलब इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा कंडेंस है, उसको हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। और फाइनली ये डीएनए क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। दिस इज क्रोमोसोम, फाइनली क्रोमोसोम बनाता है। पर क्रोमोसोम मुझे सिर्फ किस फेज में दिखेगा? एम फेज में। तो इसका मतलब ये मेरे पास सिर्फ एम फेज में बनेगा, और ये जो इसका सिंगल साइड है इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डीएनए जो है हम जरूरत पड़ने पर बीच बीच में, जैसे मान लो मैंने यहां से थोड़ा खोल लिया, इसे यहां से खोल लिया, तो जरूरत पड़ने पर डीएनए को खोला जा सकता है। कब खोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे खोलना पड़ सकता है, और जहां पर जीन प्रेजेंट होगी, जैसे मान लो इस डीएनए पे यहां जीन है, तो यहां से मैं खोल लूंगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, आरएनए बनाने के लिए। तो आपको ये समझ में आएगा कि जरूरत के हिसाब से डीएनए को खोलना और बंद करना पड़ता है सेल में। जब फुली कंडेंस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं?